हेलो फ्रेंड्स। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 का अंतिम उत्तर कुंजी आयोग द्वारा जारी कर दिया गया है और अभ्यर्थियों में इस उत्तर कुंजी को लेकर के काफ़ी गहमा गहमी है, काफ़ी उस पर चर्चा कर रहे हैं और उसमें ज़्यादातर अभ्यर्थी ये कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि अब क्या चांसेस है, 74 में क्या चांसेस हैं, 75 में क्या चांसेस हैं। इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हम सबसे पहले फाइनल जो आपका आंसर की आया है या अंतिम उत्तर कुंजी आया है उसमें जो परिवर्तन किए गए हैं उन परिवर्तनों का क्या अर्थ है और उन परिवर्तनों का आपके स्कोर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इन्हीं सब बातों को हम जानते हैं। तो हम एक एक करके आपको पहले क्वेश्चंस जो उन्होंने चेंज किए हैं या उसमें उत्तर में उन्होंने जो परिवर्तन किया है तो उस पर चर्चा करेंगे और फिर अंत में निष्कर्ष बताएंगे और निष्कर्ष में हम ये सब बातें आपको बताएंगे कि इससे आखिर जो अभ्यर्थी हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए, हमने जीएस जो पेपर 1 होता है उसका हमने बी सेट लिया हुआ है ना, और इस बी सेट में जो छठा प्रश्न है वो प्रश्न भी मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल है। तो इसमें उन्होंने जो पहले उत्तर माना था वो ए माना था, अब उन्होंने इसमें सी भी मान लिया है, यानी 2 उत्तर सही हो गए हैं। ठीक है, अब इसको ऐसा करने से पहले तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि अगर ए सही विकल्प रहता तो जिसने सी लगाया उसको फ़ायदा नहीं मिलता। इसका मतलब है कि अगर एक से अधिक विकल्प सही माने जाते हैं और जितने अधिक विकल्प सही होंगे उतना ज़्यादा स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, तो इन्होंने जो 5 प्रश्न हैं, 4 में 2 विकल्प सही माने हैं और 1 में उन्होंने 3 विकल्प सही माने हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि स्कोर बढ़ेगा। क्लियर हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे ये देखें अपन इस क्वेश्चन को कि अगर हम थोड़ा सा इसको एनालिसिस करें तो विधानसभा जो अध्यक्ष रहता है वो तो समिति में रहता ही है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जो है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस आधार पर अगर अपन तुलनात्मक दृष्टि से बेहतर विकल्प देखें तो ए ही सही होना चाहिए, है ना। लेकिन चूंकि ये किताबों में ऐसा लिखा रहता है तो इन्होंने सी भी सही मान लिया है। इसका मतलब ये है कि जिस बच्चे को एनालिटिकल नॉलेज है, डीप नॉलेज है, उसको इस प्रश्न में सी विकल्प अतिरिक्त मानने से नुकसान हुआ है। समझ में आया आपको। अब देखिए, इन्होंने फिर एक 7वां प्रश्न है उसको इन्होंने डिलीट कर दिया है ना। तो 7 नंबर का जो प्रश्न है वो डिलीट कर दिया है कि राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे एक तो इंग्लिश ट्रांसलेशन का मुद्दा था कि स्टेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय, तो इंग्लिश भी गलत है और हिंदी ट्रांसलेशन में जो अधिकारी लिखा है उसकी जगह आयुक्त आना चाहिए। ठीक है, तो एक पहली त्रुटि तो इनकी है। फिर मैंने दिमाग लगाया कि इन्होंने इस प्रश्न को विलोपित क्यों किया है। तो विलोपित इसलिए किया गया है यह प्रश्न क्योंकि इसमें चीफ लगा दिया है इसमें, है ना। क्योंकि स्टेट इलेक्शन जो कमिश्नर होता है वो एक सदस्यीय आयोग होता है, आप भी जानते हैं, है ना। तो इसलिए ये प्रश्न इन्होंने डिलीट किया है। इस डिलीट करने का मतलब क्या है? इस डिलीट करने का मतलब ये है कि जिन लोगों का ये प्रश्न गलत हुआ था उनको तो फायदा हो गया और जिन्होंने इसमें विकल्प ए सही लगाया था राज्यपाल का, उनको नुकसान हो गया। और इसमें जो इंग्लिश मीडियम वाले थे जिन्होंने इलेक्शन कमिश्नर पढ़ के लगाया है विकल्प गवर्नर का, तो उनका विकल्प सही था। तो इंग्लिश मीडियम वाले अभ्यर्थियों को भी इसमें नुकसान हुआ है। बात समझ में आ रहा है ना आपको। क्योंकि यहाँ पर जो आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया नहीं लिखा है, अदरवाइज उसको प्रेसिडेंट नियुक्त करता है ना। तो इसलिए इंग्लिश मीडियम वालों को नुकसान हुआ है। तो मैं कहने का मतलब ये हुआ कि इस प्रश्न के विलोपन से जिनका प्रश्न गलत हुआ था वो लाभ में रहे और जिनका प्रश्न सही था वो नुकसान में रहे। ठीक है, 2 प्रश्न हो गए हैं। तीसरा प्रश्न सुनिएगा। तीसरा 9वां प्रश्न था
कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं। ओके, तो इन्होंने इसमें 9वें प्रश्न में अपना विकल्प बी ही सही माना है ना, यानी इसमें जो डी विकल्प था जिसमें 7 सदस्य था ये भी सही मान सकते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी किताबों में 7 सदस्य भी सही लिखा है, तो यहाँ पर इन्होंने 2 विकल्प नहीं माने हैं। तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि जिन्होंने बी विकल्प लगाया सिर्फ उन्हीं को लाभ होगा, यानी जो इनका जो आंसर की रिव्यू है जिसमें ये 2 विकल्प सही मानते हैं उनको इसमें नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे ये होना चाहिए था कि इनको बी के साथ डी और मानना चाहिए था, है ना। अब बात आते हैं कि आप समझिए कि जिसने केवल 7 पढ़ा था, जो अपडेट नहीं था, तो उसको यहाँ पे नुकसान हुआ है। अब हम बात करते हैं 12वें प्रश्न में। 12वें प्रश्न में भी 2 विकल्प सही हो सकते थे, है ना। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पहला संविधान संशोधन था जिसे संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परंतुक की अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य विधान मंडलों द्वारा अनुसमर्थित किया गया। तो इसमें ए भी सही था और सी भी सही था, यानी आयोग ने इस प्रश्न पर विचार नहीं किया। जो आपत्तियां लगाई गई थी उन पर कोई विचार नहीं किया गया। अब ये तो वो ही जान सकते हैं कि सी इन्होंने इसको सही क्यों माना है, क्योंकि आप सभी ने ढूंढा इस प्रश्न को, इसका उत्तर कहीं मिला तो है नहीं आपको, है ना। फिर लोगों ने इसमें लॉजिक बढ़ाया अपना, लॉजिक अलग होता है देखिए, है ना, और तथ्य अलग होती है। तो यहाँ पे भी आयोग ने आपत्ति को नहीं माना है। बात समझ गए ना। तो ये हुआ 12वां। एक प्रश्न था 14वां जिसे इन्हें विलोपित करना चाहिए था, लेकिन 14 में इन्होंने पहले भी डी माना था और अभी भी ये डी ही मान रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए वास्तविक विकास दर को IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों के आधार पर माना गया है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इस प्रश्न का जो आंसर ढूंढा था उसमें 8.7 जो है वो सही माना गया था, है ना, और कई उसमें 9.5 भी लिखा था। तो इस प्रश्न को इन्हें या तो डिलीट करना चाहिए था, मेरे हिसाब से इन्हें डिलीट करना चाहिए था, क्योंकि ये प्रश्न जो है कहीं भी एग्जैक्ट तरीके से इस तरह से जैसे इन्होंने पूछा है ऑब्जेक्टिव तरीके से, वो वहाँ पे कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो बात समझ में आया, यानी इस प्रश्न पर जो आपत्तियां दर्ज की गई थी उस पर आयोग ने कोई विकल्प कोई कंसिडर नहीं किया है, कोई भी विचार नहीं किया गया है ना, जबकि इस प्रश्न को 14वें प्रश्न को विलोपित करना चाहिए था। अब हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है आपका 38वां प्रश्न है ना। ये प्रश्न जो है एक नेटवर्क वातावरण में जो सर्वर नहीं है, यानी इसमें भी उन्होंने डी विकल्प सही माना था, इसमें उन्होंने बी विकल्प जो कि प्रिंट सर्वर था ये भी हो सकता था, इस पर कोई विचार नहीं किया है। यानी आयोग जो अपनी बात मान रहा है बहुत सारे मामलों में उसको वही सही मानता आ रहा है। अब उसका जस्टिफिकेशन तो ये देंगे नहीं, या आपको ऐसा कोई इसका आंसर जो डिटेल्स है, जैसे आपसे वो आपत्ति मांगते हैं तो उसके बदले में उन्हें भी बताना चाहिए कि इसका ये विकल्प सही है और इसका ये सोर्स है, तो वो तो बताते नहीं है अपना कुछ, है ना। तो जब आप ऐसा आपत्ति कर रहे हो तो आपत्ति का स्पष्टीकरण भी देना चाहिए, आप जो आंसर मान रहे हैं उसका भी स्पष्टीकरण होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आयोग अपनी मनमानी कर रहा है। अगली बात आती है 44वें प्रश्न में, तो इन्होंने गजब ढा दिया है। क्या 3 विकल्प सही मान लिए। अब यहाँ पे ये देखिए, कोई बहुत कमज़ोर अभ्यर्थी ही होगा जिसने बघेलखंड लगाया होगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो आपके 3 विकल्प सही माने हैं ये भी आपका स्कोर बढ़ाएगा, और ये 2 विकल्प की तुलना में ये ज़्यादा स्कोर आपको बढ़ाएगा। इसमें उस अभ्यर्थी को ज़्यादा फायदा होगा जो एक तरह से कंपटीशन रेस में है, लेकिन वो एक आध क्वेश्चन से पिछड़ रहा था, तो ये प्रश्न उसको वहाँ पे फ़ायदा बहुत दिलाएगा और उसको अंदर कर सकता है। यानी इसको हम एक तरह से अमृत प्रश्न कह सकते हैं, ठीक है। अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है ना, इसलिए। अब देखिए यहाँ पे एक प्रश्न था इनका 47वां, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से संबंधित था। तो इस प्रश्न को इन्होंने डिलीट कर दिया है।
अब मान लेते हैं कि 3 और 4 तो आपको दिख ही रहे हैं, स्पष्ट हैं विकल्प, और अगर आप इसमें और कोई विकल्प सेट कर सकते थे, जैसे कि मान लेते हैं आप जो है 4 भी विकल्प मान सकते थे ए, तो ए और सी भी मान सकते थे, लेकिन इसको इन्होंने डिलीट कर दिया है। और इसको इन्होंने क्यों डिलीट किया है इसका मुझे कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, या इससे जुड़ी हुई जो बातें हैं वो क्या हैं, क्यों इन्होंने इसको विलोपित किया है, ये भी समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि जिन बच्चों ने सी विकल्प सही लगाया था, डिलीट होने से उनको तो नुकसान हुआ है, और जिन अभ्यर्थियों ने इसमें गलत उत्तर लगाया था उनको यहाँ पे फ़ायदा हो गया है। बात समझ में आ रहा है? अभी हम निष्कर्षता बताएंगे कि इन सब बातों का मतलब क्या है। अब एक प्रश्न और था कि मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं, ये भी इन्होंने डिलीट कर दिया है ना। तो यहाँ पर चूंकि आपने देखा होगा नहीं रहे हैं 2 और 3, लेकिन इसमें सत्यनारायण सिन्हा भी सही था, ऐसा आप लोगों ने वो अपने साक्ष्य प्रस्तुत की थी, है ना, या स्रोत बताए थे आपने जो कि प्रमाणिक स्रोत थे। तो चलिए मान लेते हैं कि अगर सत्यनारायण सिन्हा को अपन मान लेते हैं तो ये इसका विलोपित होने का लॉजिक बनता है, ठीक है। तो यहाँ तो ठीक है वही लॉजिक इनका। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, कि अगला प्रश्न जो है इसमें एक प्रश्न था आपका जल संधि वाला, कि निम्नलिखित में से किस जल मार्ग का अधिक तथा युद्ध नीतिक महत्व है। देखिए अगर वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो इसका विकल्प बी भी सही है ना। बहुत सारी जगह पे लिखा है, या यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं या जो थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अपडेट रहते हैं, तो उसको मलक्का ही लगाते हैं, है ना। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो एशिया है वो एक प्रकार का बहुत बड़ा ट्रेड का एक पॉइंट हो चुका है, और सारा ट्रेड आप देख रहे होंगे चाइना, जापान, दक्षिण कोरिया और ये सारे जो कंट्री यहाँ पे हैं, आप देख रहे हैं चाइना कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो मलक्का जल संधि है, और दूसरी बात इसमें मैं ये कहूँगा कि जो दक्षिणी चीन सागर विवाद है उसकी दृष्टि से भी ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ऐसा अगर मान लो लॉजिक लगाया है तो इसमें वो बी और सी मान सकते थे, है ना। अब चूंकि वो इसमें अपडेट नहीं है या वो इस तरह से लोग समझते नहीं हैं, तो उन्होंने इसको सी ही सही माना है, स्वेज नहर का। तो जिन अभ्यर्थियों ने इसमें बी विकल्प लगाया था और आपत्ति भी लगाई थी, तो वो भी उनको यहाँ पे नुकसान हुआ है, और सी वालों को जो परंपरागत पढ़ाई करते हैं उनको लाभ हुआ है। अब बात करते हैं कि 77वां एक प्रश्न आया था जो कि नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार प्रणाली के उदाहरण है। तो इन्होंने इसमें 2 विकल्प सही माने हैं, एक तो ए और एक सी। इसका मतलब है कि इसमें जो आपका सी शायद इन्होंने पहले सही माना था, तो यहाँ पर भी 2 विकल्प सही मानने से अभ्यर्थियों का स्कोर बढ़ा है, ठीक है। तो ये बात हुई। अब वैसे देखा जाए तो इसमें तो जो आपका ए सही है और सी भी सही है ना, और इसमें जो उपरोक्त में से कोई नहीं है तो एकदम से गलत है। तो ये और सी चलिए मान लेते हैं कि सही है, और आपको इस प्रकार के प्रश्न नहीं बनाने चाहिए जिसमें 2 आंसर सही होते हैं, क्योंकि इससे जो अभ्यर्थी है जिसका सही आंसर है वो कहीं ना कहीं दूसरे आंसर मानने से उसको नुकसान हो जाता है। अब 78वां प्रश्न है कि 2 कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें पहले इन्होंने राउटर माना था और फिर इन्होंने गेटवे भी मान लिया है। अब दोनों मानने से फिर वही बात आती है कि यहाँ पर भी जिन अभ्यर्थियों ने गेटवे लगाया था उनका भी उत्तर सही हो गया, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राउटर ही इसका राउटर ही इसका उत्तर सही है, क्योंकि गेटवे से तो डेटा जो है वो एक तरह से प्रवेश करता है और राउटर उसको राउट करता है, नहीं प्रसारित करता है, वो जोड़ने का काम करता है। फिर भी चलिए यहाँ पे आपत्ति आपने जो लगाई थी गेटवे की वो सही हो जाती है ना। अब 85वां क्वेश्चन है कि फॉस्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो इसमें तो इन्होंने ऐसा विकल्प सही मान लिया है जो कि लॉजिकली डाइजेस्ट ही नहीं होगा आपको, है ना। जैसे उपरोक्त सभी, अब चाय में भी, दूध में भी, पानी में भी,
अब ये तो भैया ऐसा है कि इसमें जो तुक्का लगाने वाले लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। वो एक लॉजिक बना के चलते हैं कि भाई अगर एक से अधिक विकल्प सही हो रहे हैं तो आप जो है उपरोक्त सभी लगा दो और काम हो जाएगा। तो उन बच्चों को यहाँ फ़ायदा हो गया है, ठीक है। और जिसने दूध लगाया था केवल, जो मतलब सटीक नॉलेज रखता था, उसको यहाँ पे नुकसान हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आयोग की जो रणनीति है वो कितनी गजब की रणनीति उन्होंने बनाई है, अभी बताएंगे हम सब इन सब बातों का अर्थ क्या है। एक भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी, ये क्वेश्चन था। इन्होंने इसका आंसर बदल दिया है। पहले इन्होंने इसका आंसर बी माना था, अब इन्होंने इसका आंसर ए मान लिया है। आप देखिए यहाँ पे बी भी सही है और ए भी सही है, क्योंकि दस्तावेजों में तो देखिए सीधा लिखा हुआ है कि भारत संघ, और जो आप किताबें पढ़ते हैं परंपरागत उसमें अखिल भारतीय संघ लिखा गया है। तो यहाँ पे इन्हें दोनों विकल्प मानना चाहिए था। इसका मतलब है कि यहाँ पे इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें जो लिखी गई सही बातें हैं उसको इन्होंने खारिज कर दिया। अब फिर देखिए, अब एक कोर्ट वाले मामले होंगे, फिर वहाँ डॉक्यूमेंट प्रस्तुत होंगे, तो ये प्रक्रिया चलेगी आगे। अब एक प्रश्न था 87 में कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा को किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, किस बैठक में उद्देश्य। तो इन्होंने जो पहला इनका विकल्प सही था वही इन्होंने माना है, यानी 5वां डी विकल्प। बल्कि इसमें एक बी विकल्प भी हो सकता था, क्योंकि ये प्रश्न जो है भाषा की अस्पष्टता के कारण इसमें अभ्यर्थियों को इसका थोड़ा लाभ मिलना चाहिए था। फिर एक लास्ट प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में असत्य है। तो इसमें इन्होंने पहले डी माना था, उसके साथ साथ इन्होंने सी भी मान लिया है। तो बात समझ में आई ना। तो इस पूरा क्वेश्चन के विश्लेषण का मतलब क्या है, अब आप थोड़ा सा मैं आपको उसको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि गलतियों का कभी एनालिसिस नहीं होता है ना, कि गलतियाँ हों और फिर उस पर डिबेट हो, चर्चा हो। तो ये गलतियाँ करने के लिए, और ख़ास तौर से मान लो कि कोई चीज़ ऐसी है जिसमें विचारात्मक है तो उसमें विश्लेषण बनता है, पर इसमें तो कोई तुक ही नहीं है इस तरह के विश्लेषण की, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है ना। अगर किसी का सी सही है तो सी है और बी सही है तो बी है, बस हमें उसे जस्टिफाई करना है कि भाई बी क्यों सही है। लेकिन यहाँ स्थिति बड़ी एक तरह से उलझी हुई है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो अभ्यर्थी हैं कि वो कैसे समझेंगे कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या मैं इस रेस में हूँ या नहीं हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक सरल कॉमन सेंस लगाइए आप कि 3 प्रश्न डिलीट होने का मतलब क्या है। 3 प्रश्न के डिलीट होने का मतलब है कि आपको आउट ऑफ 97 अपना स्कोर जज करना है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 प्रश्न डिलीट किए गए हैं और जिन बच्चों के वो सही थे उनको नुकसान हो गया है, और जिनके गलत थे उनको फ़ायदा हुआ है, ठीक है। क्योंकि अब 97 में स्कोर को देखा जा रहा है। एक बात तो डिलीट होने वाले प्रश्नों से अब जो क्वेश्चन की संख्या घट गई है उससे 97 में अब जो कंपटीशन होगा वो और बढ़ जाएगा। बात समझ में आई ना आपको। क्योंकि जैसे जैसे आप इकाइयों को कम करते जाते हैं वैसे वैसे कंपटीशन बढ़ता जाता है। मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि किसी भी अभ्यर्थी का एक प्रश्न भी दूसरे से आगे हो गया, चाहे वो तुक्के की वजह से हो या आयोग की गलतियों की वजह से हो, तो वो पास हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात समझो। दूसरी बात ये है कि इन्होंने 5 प्रश्नों में 2 विकल्प सही माने हैं या 3 विकल्प सही माने हैं। तो इसका सीधा सीधा अर्थ है अभ्यर्थियों कि आपका स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। क्यों बढ़ेगा देखो, क्योंकि जिसका पहले एक सही था वो तो सही ही है। अब जो इन्होंने दूसरा विकल्प सही माना है तो उसमें जो अब अभ्यर्थी आ गए हैं उससे स्कोर बढ़ा है, ओके। तो देखिए पहली डिलीट होने से भी स्कोर बढ़ा है, और दूसरी स्थिति में जो एक से अधिक विकल्प माने गए हैं उससे भी स्कोर बढ़ा है, राइट। तो ये 2 बातें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, है ना। अब तीसरी बात ये आती है कि इन्होंने 2 प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो उन्होंने बदल दिए हैं। पहले उनके उत्तर कुछ थे और फिर कुछ और हो गए, जैसे भारत संघ की जगह अखिल भारतीय संघ हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें इन्होंने उत्तर बदले हैं या इनको 2 प्रश्न सही माना जाना चाहिए था,
तो उसमें इसका मतलब सीधा है कि आयोग अपनी ही बात पर टिका नहीं। बात समझ में आई ना? तो अगर आपने पहले मान लेते हैं भारत संघ विकल्प सही माना तो आपका आधार क्या था, फिर आपने अखिल भारतीय संघ माना तो आपका इस विकल्प को सही मानने का आधार क्या है? यानी आयोग ही अपनी गलतियों को सही कर रहा है और अपनी सही गलतियों को गलत कर रहा है। अब आप देख सकते हैं कि ये कितना गैर जिम्मेदाराना काम है। समझ में आया? तो इसका अविधार्थ ये है। अब बात आती है कि ऐसा करने से स्कोर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये तीसरी परिस्थिति बता रहा हूँ मैं आपको, है ना? तो देखिए, इसमें ये रहेगा कि जिन बच्चों ने सही प्रश्न लगाया था या जो सही जोड़ रहे थे उनके तो घट गए, और जिनका ये गलत था और उनका सही हो गया तो इससे भी स्कोर बढ़ेगा। कुल मिलाकर ये है कि जो अच्छे अभ्यर्थी हैं, जो ऑथेंटिक नॉलेज रखते हैं, इससे उनको नुकसान हुआ है। ठीक है? तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे कि जो परंपरागत पढ़ाई करते हैं या जो थोड़ा सा एवरेज से अबव हैं और जो एवरेज से बहुत अच्छे हैं, उन अभ्यर्थियों को नुकसान हो रहा है यहाँ पे, है ना? तो एक बात, ये चौथी परिस्थिति है, राइट। पांचवी परिस्थिति ये है यहाँ पे कि जैसे क्वेश्चन नंबर 14 था जो IMF वर्ल्ड बैंक का डेटाबेस, उसको इन्होंने विलोपित करना चाहिए था, लेकिन उसको इन्होंने 11.5% ही सही माना है। कुल मिला के आप आयोग का जो है एक प्रकार से उसकी जो ऑथेंटिसिटी है, उसकी जो प्रामाणिकता है, वो इन सभी बातों से निष्कर्षता में ये कह सकता हूँ वो संदिग्ध है। आप भी मानते इस बात को? अब बात हम करते हैं कि आपका जो स्कोर हो रहा था उस स्कोर में अब क्या परिवर्तन आ सकता है? कट ऑफ बढ़ सकता है कि घट सकता है कि अपरिवर्तित रह सकता है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि ये तीनों परिस्थितियां आपने प्रायिकता तो पढ़ी हो, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में जो संभावित परिणाम होते हैं वो यहाँ पे, जैसे सपोज दैट कि अभी एक बच्चे का हमने वो देखा आंसर, मतलब सेट देखा, तो उसके पहले 75 क्वेश्चन सही थे, अब उसका स्कोर बढ़कर के 80 हो गया। ये पहली परिस्थिति है ना? ये देखिए संयोग है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसे कई बच्चे होंगे, कई अभ्यर्थी होंगे जिनका स्कोर संयोग से बढ़ गया है, और कई अभ्यर्थी बहुत अच्छा जिनका स्कोर होगा उनका स्कोर घटा होगा, और कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे कि जिनको इस तरह के परिवर्तन से ज़्यादा नुकसान हुआ होगा। तो ये तीन बातें हैं। और चौथी बात मैं ये बता रहा हूँ कि जिनका स्कोर मान लेते हैं, एक जो अभी इन्होंने फाइनल आंसर की था उससे काफ़ी कम था, तो उनको तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। मान लेते हैं 10 में 10 भी उनके बढ़ जाएंगे, तो अगर 60 उनका क्वेश्चन स्कोर था तो 70 हो जाएगा, तो वो तो बाहर ही है। अब बात करते हैं कि हमने ये देखा है कि जो एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, फिर उसी से सभी लोग अंदाज लगा सकते हैं अपने कि जो UR वाले हैं उसमें वो 74 तक जो अच्छा स्कोर किया था जिन्होंने, वो उस रेंज में आ रहे थे ना, 73 से 74, 75, 76, आप इसको 78 तक भी मान सकते हैं। ओके, तो अब ये जो स्कोर था इन लोगों का, उसमें ही कंपटीशन था। बात समझ गए ना? बाकी में तो कंपटीशन था नहीं। अब क्या होता, अब आप ऐसे समझिए कि 10 प्रश्नों में बदलाव तो पूरा परिणाम बदल देगा आपका। क्यों? क्योंकि इन्हीं 10 प्रश्नों में तो कंपटीशन था। किन के बीच? जो एक प्रकार से करीब मान लेते हैं कि 10,000 बच्चे ऐसे होंगे जिनमें ये नेक टू नेक फाइट थी। अब उसका फ़ायदा ये होगा कि जिनको संयोग से, तुक्के से, या जैसे उपरोक्त सभी मान लिया एक वाले में, तो उससे उनके अगर 2-3 प्रश्न भी दूसरे बच्चों से अधिक हो जाते हैं तो वो पास हो जाएंगे, और आयोग की गलतियों के कारण जिनके 2-3 प्रश्न कम हो जाते हैं वो फेल हो जाते हैं। कुल मिलाकर के मैं ये कहूँगा कि 75 जो अगर आपका स्कोर है, 75 या 74 प्लस कह लें अपन, तो वो बच्चे सुरक्षित हैं, है ना? उनको उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो 74 से नीचे हैं
वो अभी डाउटफुल स्थिति में है, और 71-72 वाले जो हैं उनको उनकी संभावना थोड़ी सी कम बनती। हालांकि मुझे ये शब्द कहते हुए दुख भी हो रहा है, क्योंकि इसमें उनकी गलती नहीं है, इसमें आयोग की गलती है। 10 प्रश्नों में सुधार करने का मतलब है कि पूरे परिणाम को आप बदलने का प्रयास कर रहे हैं, यही मैं तो यही कहूँगा, है ना। अब देखिए, आयोग की थोड़ी कार्यशैली पर हम बात कर लेते हैं, है ना। जैसे कि आप जानते हैं कि ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता का ज़माना है, एल्गोरिथम का ज़माना है ना। यानी आप अरबों खरबों गणनाएं सेकंडों में कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर तो आपने पढ़ा होगा, क्वांटम फिजिक्स पढ़ा होगा, आपने क्वांटम कंप्यूटर के बारे में पढ़ा होगा। तो सबसे पहली गलती आयोग ने ये की है कि 1 तारीख तक इन्होंने आपत्तियां मांगी, फिर उसके 16-17 दिन बाद ये रिजल्ट जारी कर रहे हैं। तो ये बहुत मतलब एक प्रकार से गैर जिम्मेदाराना काम है। दूसरी बात हम ये कहेंगे कि ये 6वीं 7वीं बार इस प्रकार की गलती दोहरा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं, मेहनती अभ्यर्थी हैं, ख़ास तौर से आप जानते हैं कोई पूंजीपति का बच्चा तो यहाँ पे कोचिंग करने आता नहीं है, या इनकी तैयारी ही नहीं करता है ना। या जो इकोनॉमिकली साउंड हैं, बहुत अच्छी स्थिति है, वो तो तैयारी करते नहीं हैं। तो देखिए, सारे जो पिछड़े वर्ग हैं या लोअर मिडिल क्लास वर्ग है, वही इन परीक्षाओं की तैयारी करता है। तो मैं तो आयोग से ये निवेदन करता हूँ, बल्कि करबद्ध निवेदन करता हूँ कि वो अपनी इस कार्यशैली को सुधारें। और आप 1 वर्ष में 100 प्रश्न सही नहीं बना सकते हैं, तो आपको इस प्रकार की जिम्मेदार संस्था, प्रतिष्ठित संस्था में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप सोच के देखिए, हम टेस्ट पेपर लेते हैं और अगर हमारा एक प्रश्न भी गलत हो जाता है या एक प्रश्न के गलत आंसर हो जाते हैं, तो कोचिंग संस्थानों में जो बच्चे रहते हैं उसकी क्रेडिबिलिटी पर, उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। और आप तो कोचिंग संस्थानों से भी आपकी हैसियत कई गुना ज़्यादा है ना। तो आपको इस प्रकार के काम नहीं करने चाहिए। दूसरी बात मेरा ये है, आयोग से ये निवेदन है कि वो अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनको इस प्रकार से ये जो मॉडल आंसर की है, फाइनल आंसर की है, ये जारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अगर गड़बड़ी करना ही है तो आप जो है सीधा आप रिजल्ट निकाल दीजिए, क्योंकि इससे बच्चों में फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, उनका समय खराब नहीं होगा। अब उनके पास 2 ही विकल्प रहेंगे, फेल या पास का। ये जो बीच का विकल्प है असमंजस का, ये बड़ा ख़राब रहता है, क्योंकि वो इस स्थिति में कोई भी निर्णय नहीं ले पाता है कि आगे उसको भविष्य में करना क्या है। तो मित्रों, हम तो यही कहेंगे कि जो लोग अच्छी स्थिति में हैं, 74 प्लस हैं, 73 प्लस हैं, वो दौड़ में हैं। और 1 महीना आपने देखा है, 19 तारीख को एग्ज़ाम हुई थी और 19 जुलाई अब हो चुका है। 1 महीना तो आपका गया। अब दूसरी बात यहाँ पे ये देखिएगा कि आयोग ने जो आपका समय ख़राब किया है, इसको वो कंपेंसेट तो करेंगे नहीं कि 24 नवंबर का है तो वो 1 महीना आपका बढ़ा देंगे, तो वो तो एग्ज़ाम अपने टाइम पे लेंगे। अब आपको ये चाहिए, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है और परीक्षा का जो पैटर्न है वो भी बहुत चेंज हो चुका है, और अब नए पैटर्न से तैयारी करना पहले के मुकाबले में बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि जैसे दूसरा प्रश्न है, उसके सभी प्रश्न अनिवार्य हो गए हैं। पहले दूसरे प्रश्न में 15 विकल्प आती थी, उसमें से 10 करना रहता था, प्रश्न भी आसान होती थी। ऐसी कई प्रकार की बातें हैं। हालांकि आज हमारा विषय दूसरा है, तो हम सभी अभ्यर्थियों से ये कहेंगे कि जो अभ्यर्थी मतलब इस दौड़ में जिनका स्कोर अच्छा है, वो अभी से तैयारी कर दें। और जिनको ये लगता है कि अब हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, हम इस रेस से बाहर हैं, तो उनको चाहिए कि अभी प्रीलिम्स तो आ नहीं रहा है, वो चुपचाप बैठ के अपना नोट्स बनाएं, कंटेंट बनाएं। अगर उनको इसी फील्ड में रहना है या इसमें उन्होंने 4-5 वर्ष अपने दिए हैं, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, उनको फिर से अपनी तैयारी शुरू कर देना चाहिए। असमंजस वाली जो स्थिति वाले बच्चे हैं, जो बीच में फंसे हुए हैं, त्रिशंकु की स्थिति है जिनकी, उनको चाहिए कि वो अपनी मेंस की पढ़ाई करें। अगर मान लेते हैं उनके 10% चांसेस भी हैं और हो जाता है, तो फिर अभी देखेंगे, आप देखिए इनको रिजल्ट भी प्रीलिम्स का निकालने में इनको अभी इसमें भी टाइम लगेंगे। जब आपत्तियों में इन्होंने 18 दिन खा गए ये लोग, है ना, 17-18 दिन इन्होंने ले लिया है, तो रिजल्ट निकालने में तो इनको और भी टाइम लगेगा।
है ना। जबकि मैंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, OMR सीटें एक बार में डालो, 3.5-4 लाख जो भी आपके पास हैं, आप देखोगे घंटे 2 घंटे में सब प्रोसेसिंग होके अपने आप सेट हो जाए, क्योंकि सॉफ्टवेयर होते हैं, आप भी जानते हैं इन चीज़ों को, तो बहुत समय नहीं लगता चीज़ों में। मान लो हम कहते हैं 2-4 दिन ले लें तो भी ये रिजल्ट निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन मंशा इनकी क्या है वो अपन को देखना रहेगा। तो अब लास्ट में हम जाते जाते आपको यही कहेंगे कि आप जो भी स्थिति बन रही है इन 4-5 स्थितियों में, कि आप निर्णायक स्थिति में हैं, आप असमंजस की स्थिति में हैं, या आप अभी नए हैं और आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको तो मैं यही कहूँगा कि आपके पास जो समय है वो सीमित है और समय से बड़ा कोई संसाधन नहीं होता है। इसलिए आप इस परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उसकी जो गति है और जो उसकी एक प्रकार से आपका उसमें तैयारी करने का जो जोश है वो उसको बनाए रखें। इन सब बातों के बावजूद भी मैं चूँकि एक अध्यापक हूँ, एक टीचर हूँ, एक जिम्मेदार संस्था का निदेशक हूँ, तो मैं तो आपके सभी के भविष्य को अच्छा बनाने के लिए यहाँ बैठा हूँ। तो हमसे जो बन पड़ेगा हम इसको करेंगे। हमने ये एनालिसिस भी इसी जिम्मेदारी के तहत किया है। आप सभी का बहुत धन्यवाद।